की उन अंधेरी और बेरहम सड़कों पर जहां अंडरवर्ल्ड का अपना कानून चलता है। जिन नाम की एक थाई महिला एक समय में थाई गैंगस्टर नंबर 8 इंच की गर्लफ्रेंड थी। नंबर 8 शहर के सबसे बड़े जुआ घरों और करोड़ों के कर्ज पर राज करता था। मगर एक दिन जिन को प्यार हो गया एक जापानी आदमी से, याकुजा बॉस मासाशी से। नंबर 8 को जब यह बात पता चली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह हमेशा से जिन के साथ रिश्ता चाहता था और अब उसे एक जापानी से हार मिली थी। उसके गुस्से की आग ने न केवल जिन को डरा दिया बल्कि पूरे अंडरवर्ल्ड में भूचाल ला दिया। तब मासाशी और नंबर 8 के गुर्गों के बीच कई बार झड़पें हुई। कोई नहीं चाहता था कि यह लड़ाई और आगे बढ़े, इसलिए मासाशी और जिन ने एक फैसला लिया, अलग होना। मासाशी को जापान लौटना था, लेकिन उसने एक अजीब अनुष्ठान किया, अपने प्यार की गहराई दिखाने और यह संकेत देने के लिए कि वह सचमुच जिन को नहीं भूल पाएगा। उसने अपने पैर का बड़ा अंगूठा एक गोली मारकर उड़ा दिया। यह एक ऐसा शारीरिक बलिदान था जिसे कोई भी सामान्य इंसान नहीं कर सकता था। उसने जिन को कहा, तुम कभी मुझसे फिर से संपर्क मत करना, और अगर किया तो मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से सब कुछ छीन लूंगा। जिन ने उससे वादा किया कि वह मासाशी से दूर रहेगी। वह चाहती थी कि उसकी जान बचे, क्योंकि नंबर 8 अभी भी उसकी हवा में हाथ मार रहा था। मासाशी जापान चला गया। उसका अंगूठा वहीं रह गया, उस दर्द का प्रतीक जिसे कोई भी भूल नहीं सकता था। मासाशी के जाने के कुछ ही समय बाद जिन को पता चला कि वह उससे प्रेग्नेंट है। उसके शरीर में उसी याकुजा बॉस का बच्चा पल रहा था जिसे नंबर 8 मारना चाहता था। वह डर गई। उसने तुरंत शहर छोड़ दिया और किसी दूर दराज के इलाके में एक छोटे से कमरे में रहने लगी। वह अपना नाम छुपाए रखती थी, वह किसी पहचान से बचना चाहती थी। जल्द ही उसने एक बच्ची को जन्म दिया। उसने उसका नाम रखा जिन, जो शायद उसी याकुजा की ठंडी और बेरहम दुनिया का प्रतीक था। मगर बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उसमें कुछ बातें अलग नजर आने लगी। वह बोलती नहीं थी, लोगों से आंखें नहीं मिलाती थी, किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाती थी। डॉक्टरों ने निदान दे दिया, जेन ऑटिस्टिक है। वह दुनिया के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकती जैसा कि एक सामान्य बच्ची करती है। पर जिन ने हार नहीं मानी। वह यह सोचती रही कि एक दिन उसकी बच्ची कुछ तो कर दिखाएगी। जेन बड़ी हुई तो उसके अंदर एक अद्भुत चीज नजर आई। उसके घर के बिल्कुल सामने एक न्याय थाई स्कूल था, जहां रोज लोग किक और पंच मारते थे। जेन खिड़की से बैठकर देखती थी। वह सिर्फ देखती थी, उसे वह हर हरकत याद रह जाती। उसे दोहराना नहीं पड़ता था, वह तो बस एक बार देखकर वैसा ही कर सकती थी। जो लड़के सालों से ट्रेनिंग ले रहे थे, जेन उनसे बेहतर उन्हीं की नकल करके बैठी रहती थी। इसके अलावा वह टीवी पर ब्रूस ली, जैकी चैन और टोनी जा की फिल्में देखती थी और उन सब की मार्शल आर्ट मूव्स को कॉपी कर लेती थी। उसका शरीर किसी खिलाड़ी से कम नहीं था, मगर वह बोल नहीं सकती थी। साथ ही उसकी रिफ्लेक्सेस बेहद तेज थी। कोई उसकी तरफ गेंद फेंकता तो वह बिना देखे भी उसे पकड़ लेती। यह एक अनोखी सुपर पावर थी और जिन बस देखती रह जाती। हालांकि उसने यह नहीं जाना कि यह क्षमता एक दिन उन दोनों के लिए हथियार बन जाएगी। एक दिन जिन काम से लौट रही थी तो उसने सड़क पर एक छोटे बच्चे को देखा। उसका नाम मून था। वह बेसहारा और अकेला था। कुछ बदमाश उसे पीट रहे थे और छेड़ रहे थे। जिन का माँ का हृदय जाग उठा। उसने उस बच्चे को वहाँ से बचाकर अपने साथ ले गई। मून को एक परिवार मिल गया, एक ऐसी माँ जो उसकी देखभाल करती और एक बहन जो उससे मिलती जुलती थी, जेन। मून और जेन धीरे धीरे बेहद अच्छे दोस्त बन गए। मून
को जल्दी पता चल गया कि जेन कैसे काम करती है। उसे चॉकलेट बहुत पसंद है, उससे मिठाई लो या दोस्ती जीतो। वह जेन के साथ बातें करता, उसे समझाता और दोनों साथ साथ बड़े होने लगे। पर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन जिन अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने बताया उसे कैंसर है। उसकी जान बचाने के लिए तुरंत कीमोथेरेपी चाहिए थी। यह सुनते ही जेन टूट गई। हालांकि वह रो नहीं सकती थी, पर उसकी आंखें बता रही थी कि उसका दर्द बहुत गहरा है। जिन के पास कोई पैसा नहीं था, इलाज का खर्च बहुत बड़ा था। वह काम पर थी तो अब कमजोर हो चुकी थी। मूम और जेन ने पैसे कमाने के लिए सड़क पर स्टंट करने शुरू किए। लोग जेन पर गेंद फेंकते और वह उसे पकड़ती। लोग मजा लेते और कुछ पैसे दे देते, पर यह रकम इतनी कम थी कि एक दिन की कीमोथेरेपी भी नहीं खरीद सकती थी। जेन बेचैन हो गई। वह कुछ करना चाहती थी, पर कर नहीं सकती थी क्योंकि वह बोल नहीं सकती थी और दुनिया उसकी बात नहीं समझती थी। मूम को एक दिन कुछ सूझा। उसने जिन के पुराने सामान में इधर उधर खोजा तो उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में जिन के वे सभी लोगों के नाम थे जिन्होंने उससे पैसे उधार लिए थे, ब्याज के साथ। याद दिलाए तो उस जिन का पुराना धंधा सूदखोरी था। नंबर 8 के लिए वह पैसे उधार देती और मोटा ब्याज लेती थी। जब जिन ने यह धंधा छोड़ा तो उसकी किताब रह गई। मूम ने जेन को समझाया, हम इन सब के पास जाएंगे और इनसे कर्ज वसूलेंगे। ये पैसे हमारी माँ की जान बचाएंगे। जेन और मूम ने उन कर्जदारों को ढूंढना शुरू किया। पहला नाम था किसी छोटे गैंगस्टर का। वे उसके ऑफिस पहुँचे। मूम ने डायरी दिखाई और कहा, हमें पैसे दे दो, तुम्हारा कर्ज है। वह आदमी हंसा, यह कर्ज तो मैंने उस जिन को देना था जो मुझसे डरती थी। तुम तो 2 बच्चे हो। उसने उन्हें धक्का दिया और भगाने लगा। तभी जेन के अंदर कुछ टूट गया। वह पीछे हटी और फिर उसने एक ही झटके में उस आदमी को पटक दिया। उसके गुर्गे दौड़े आए। तब जेन ने वह सब किया जो उसने सिर्फ देखा था। उसने एक को थाई किक से उड़ाया, दूसरे को ब्रूस ली की एक मूड से बेहोश कर दिया, तीसरे ने चाकू निकाला तो जेन ने बिना डरे ही उसके हाथ से चाकू छीन लिया और मारा भी नहीं, बस तोड़कर रख दिया। वो आदमी डर गया। उसने अपना बैग निकाला और पैसे दे दिए। यह पहली जीत थी जेन की और यहीं से एक हिंसक यात्रा शुरू हुई। पर उसने जिन को कुछ नहीं बताया। वह छुपाकर काम करती थी ताकि उसकी माँ को चिंता न हो। इसी तरह जेन और मूम ने एक के बाद एक कर्जदारों से पैसे वसूलने शुरू कर दिए। हर जगह उनकी लड़ाई होती थी, कभी बार में, कभी बंदरगाह पर, कभी सड़क पर। जेन ने कभी किसी को नहीं मारा, उसने उन्हें बस सबक सिखाया। लेकिन हर जीत के साथ उनके दुश्मन बढ़ते गए, क्योंकि वह सब नंबर 8 के आदमी थे। नंबर 8 को पता चल गया कि कोई जेन नाम की लड़की उसके सभी कर्जदारों से वसूली कर रही है। उसने अपने जासूस बिठाए और उसका पीछा किया। धीरे धीरे उसे पता चला कि जेन कोई और नहीं बल्कि जिन की बेटी है और उसका पिता मासाशी उसका दुश्मन है। नंबर 8 की आंखों में बदले की लपटें दौड़ गईं। एक रात जेन और मूम घर वापस आए तो जिन को एक डिब्बा मिला। उसके अंदर एक उंगली थी, जिन की अपनी उंगली, जो नंबर 8 ने सालों पहले काट दी थी। अब नंबर 8 ने वह उंगली उसे उसी तरह भेजी थी, मानो कह रहा हो, मैं अब भी तुम्हारे ऊपर हूँ। तुम्हारी बेटी को रोको। जिन को अब सब कुछ पता चल गया। वह अपनी बेटी के सामने बैठ गई और रोने लगी। उसे पता था कि अब नंबर 8 जल्द ही उन सब पर हमला करेगा। उसके पास एक ही विकल्प था, मासाशी को बुलाना। उसने मूम को अपनी आखिरी चिट्ठी दी और कहा,
इस पते पर जापान भेज दो। यह मासाशी को पता है। मूम को डाकघर भेजा गया, पर रास्ते में नंबर 8 के गुर्गों ने उसे पकड़ लिया। नंबर 8 ने मूम को बांध दिया, पर हैरानी की बात यह थी कि उसने चिट्ठी डाक करवा दी, क्योंकि वह चाहता था कि मासाशी भी यहाँ आए। वह चाहता था कि पूरा परिवार उसके सामने हो, ताकि वह एक साथ बदला ले सके। जापान में मासाशी ने वह चिट्ठी पढ़ी। वह जिन और अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने तुरंत फैसला लिया, याकुजा छोड़ दी, अपनी सारी शक्ति और पहचान त्याग दी और थाईलैंड के लिए उड़ान भरी। जब मूम वापस नहीं लौटा तो जिन घबरा गई। वह जानती थी कि नंबर 8 ने उसे पकड़ लिया है। वह अपनी बेटी को लेकर सीधे नंबर 8 के अड्डे पर जा पहुंची। नंबर 8 एक बड़ी इमारत की तीसरी मंजिल पर बैठा था। जिन ने उससे बात करने की कोशिश की, मूम को छोड़ने की गुहार लगाई, मगर नंबर 8 को कोई रहम नहीं आया। उसने कहा, तुमने मेरा दिल तोड़ा, अब मैं तुम्हारा परिवार तोड़ूंगा। बात बिगड़ गई और झड़प शुरू हो गई। जिन ने अपनी बची हुई ताकत से नंबर 8 के कुछ गुर्गों से लोहा लिया, पर वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। नंबर 8 ने उस पर हमला किया और उसे घायल कर दिया और फिर उसे बंधक बना लिया। जेन चिल्लाई बिना शब्दों के, अपनी आँखों से। वह देख रही थी कि उसकी माँ का खून बह रहा है। उसके अंदर का जानवर जाग उठा। उसने नंबर 8 के सारे गुर्गों पर हमला करना शुरू कर दिया और कोई नहीं रोक सकता था। जेन एक कमरे से दूसरे कमरे में घुसी। वहाँ दर्जनों भाड़े के लड़ाके थे। उनमें से एक नाम था थॉमस, एक ब्राजीलियाई कैपोएरा फाइटर जिसे टूरेट सिंड्रोम था। वह बिना किसी पैटर्न के अजीब तरह से हिलता डुलता था और उसकी रफ्तार अप्रत्याशित थी। पहले तो थॉमस ने जेन को चकमा दिया। वह उसके हर वार को बचा लेता और पलटवार करता, लेकिन जेन तेजी से सीखती थी। बस एक बार देखना और वह उसकी हर हरकत को कॉपी कर लेती थी। उसने थॉमस के स्टाइल को समझ लिया और फिर उसी के अंदाज में उसे पीटा। थॉमस हार गया और जेन उसके ऊपर से कूदकर आगे बढ़ी। यह सीन इस फिल्म का एक हाईलाइट है, जहां एक ऑटिस्टिक लड़की न केवल लड़ती है, बल्कि अपने दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेती है। वहीं मूम ने अपनी रस्सी कटवाई और बच निकला। तभी मासाशी वहां आ पहुंचा। उसने सीढ़ियों से तेजी से कूदते हुए कुछ गुर्गों को मारा और अपनी बेटी की मदद करने लगा। वह जिन तक पहुंचना चाहता था। दोनों ने मिलकर नंबर 8 के कई आदमियों को ढेर कर दिया। बस फिर क्या था, नंबर 8 ने देखा कि वह हार रहा है, तो उसने पागलों की तरह जिन पर वार किया। जिन पहले से ही कैंसर से कमजोर थी। उसके शरीर में एक भी ठीक से पंच सहने की ताकत नहीं थी। नंबर 8 ने उसे मारा और वह फर्श पर गिर गई। खून बहने लगा। मासाशी ने उसे उठाने की कोशिश की, पर नंबर 8 ने फिर से वार किया, इस बार घातक। जिन की आंखों में दर्द था, पर वह अपनी बेटी की तरफ देख रही थी। वह जानती थी कि वह अब नहीं बचेगी। मासाशी चिल्लाया, पर जेन ने वह सब देख लिया था। उसका दिल टूट गया था, लेकिन उसकी आंखें अब आग उगल रही थी। जेन ने हर उस इंसान को पीटा जो उसके रास्ते में आया। वह नंबर 8 का पीछा करते हुए तीसरी मंजिल तक पहुंची। नंबर 8 ने देखा कि वह अकेली है और उसके पास हथियार है। उसने कहा, अपनी माँ की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा। तूने ही दरवाजा खटखटाया था। जेन को यह सब समझ में आ रहा था, पर वह बोल नहीं सकती थी। उसने बस एक बार अपनी माँ के चेहरे का ख्याल किया, जो हमेशा उसके लिए रोती थी। फिर उसने नंबर 8 की तरफ बढ़ना शुरू किया। नंबर 8 ने उस पर कई वार किए, लेकिन उसने सब झेले। जेन ने एक ही झटके में उसके हथियार को तोड़ दिया।
फिर उसने उसकी कमर पकड़ी और उस पूरे गुस्से, पूरे दर्द और पूरे प्यार को एक आखिरी झटके में उंडेल दिया। उसने नंबर 8 को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। नंबर 8 गिरा और मर गया। ज़ेन ने बदला ले लिया था, लेकिन बदला लेने से उसकी माँ वापस नहीं आने वाली थी। ज़ेन दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई। फर्श पर खून बिखरा हुआ था। मासाशी जिन को गोद में लिए रो रहा था। जिन की आंखें अभी खुली थी, लेकिन सांसें थम गई थी। ज़ेन ने उसका हाथ पकड़ा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह आंखें बंद करके अपनी माँ के सीने से लिपट गई। मासाशी ने अपने गाल पर उसके बालों को सहलाया। यह पहली मुलाकात थी पिता और बेटी की, मगर यह सबसे दर्दनाक मुलाकात थी। दोनों बिना किसी शब्द के एक दूसरे के गम को समझ रहे थे। मूम भी आ गया था, वह रो रहा था। तीनों उस मासूम आत्मा के पास बैठ गए, जिसने अपनी जान देकर अपनी बेटी को बचाया था। कुछ ही समय बाद, जिन के अंतिम संस्कार के बाद, मासाशी ने ज़ेन को गोद ले लिया। वह अब उसका पिता था और जेन उसकी बेटी। मूम उनके साथ ही रहा। वे उस छोटे से घर से निकलकर एक नई जगह चले गए। ज़ेन को चॉकलेट खिलाई गई। वह बिना बोले ही अपने पिता के हाथ को थामे रही। आखिरी सीन में हम जेन को एक न्याय थाई रिंग में देखते हैं। अब वह लड़ रही है, पर गुस्से में नहीं, बल्कि एक प्रतियोगिता में। मासाशी उसे साइड से देख रहा है और मूम ताली बजा रहा है। उसकी माँ ने उसे लड़ना सिखाया था, लेकिन अब वह जीना सीख रही थी। हालांकि उसकी माँ वहाँ नहीं थी, लेकिन हर पंच में उसकी याद थी। दोस्तों, इस थाई एक्शन कहानी ने हमें सिखाया कि जब कोई इंसान बोल नहीं सकता, तो उसके हाथों की भाषा सबसे जोरदार होती है। ज़ेन ऑटिज्म से पीड़ित एक लड़की ने अपनी माँ के लिए वह कर दिखाया जो कोई सामान्य इंसान भी शायद न कर पाए। उसने गैंगस्टरों को पीटा, अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराया और आखिर में अपने पिता से हाथ मिलाकर एक नई शुरुआत की। यह सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं थी, यह एक माँ की बेटी के प्रति लव लेटर थी और एक बेटी की माँ के प्रति दुख भरी श्रद्धांजलि थी। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई, तो सिनेमेवर्स एडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है। याद रखिए, कभी कभी सबसे घातक हथियार जेब में नहीं, बल्कि उस बच्चे के दिमाग में होता है जिसे दुनिया बीमार कहती है। और जब वह हथियार उठता है, तो वह हर दीवार तोड़ देता है, सिवाय अपनी माँ की मुस्कान के। शुक्रिया।